बेटा हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था कल। और इसमें जो स्टेटमेंट है उसका फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट थी कि एफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है इट बिकम्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इन जनरल तो मास कांस्टेंट ही होता है, बट मैंने आपको आइडिया एक दिया था कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मास कैन आल्सो बी वेरिएबल। सो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी और एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए। नाउ इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिखने हैं। अगर बेटा मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, यहां देखिए फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। सो एफ वेक्टर इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर दैट इज इक्वल टू एम इनटू ए वेक्टर। मास तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज ओनली द एक्सेलरेशन व्हिच इज वेक्टर। तो इसके बेसिस पे हमने इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करी, डिफरेंट यूनिट्स देखे। अब देखिए हम फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करना सीखेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं। हमने बेटा वेक्टर्स में पढ़ा है, किसी भी वेक्टर को जब हमने स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कोई वेक्टर ए है, इन स्पेस the vector is having three components. We write a vector equals to I into ax j ay plus k az। ठीक है, इसमें ax क्या है, it is the component of a along x axis, ay component of a along y axis, और az क्या होता है, component of a along z axis। in the similar way अगर मेरे पास ये force vector है, so I can write I into fx प्लस जे एफ वाई के एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी। व्हाट इज पी, मोमेंटम वेक्टर है, तो वेक्टर के भी तीन कंपोनेंट है, इट विल बी आई इंटू पी एक्स जे पी वाई प्लस के पी जेड, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू मास तो स्केलर है बट एक्सेलरेशन अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे। सो इट बिकम्स आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के इंटू ए जेड। सो दिस वे आई कैन राइट द वेक्टर्स। अब देखो यहां आई का कोफिशिएंट क्या है, एफ एक्स, हियर इट इज पी एक्स, नॉट ओनली पी एक्स, इट इज डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स, और यहाँ ए एक्स नहीं बोलना, ये एम भी तो है साथ में। तो जब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड के कंपोनेंट्स को आई जे और के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, जब आई जे और के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके क्या मिलेगा आपको, यहाँ आई का कोफिशिएंट है एफ एक्स, यहाँ आई का कोफिशिएंट है डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स, सो डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स, और यहाँ आई का कोफिशिएंट है एम इंटू ए एक्स। ठीक है, एफ वाई विल बी डी बाई डी टी ऑफ पी वाई एंड दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, एंड सिमिलरली बेटा एफ जेड क्या देगा, डी बाई डी टी ऑफ पी जेड एंड दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। इसका देखो मतलब क्या हुआ, व्हाट इज ए एक्स, इट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। हमें ये ए एक्स जो है इस एक्सप्रेशन में नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, सो दिस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये नहीं होगी। अगर किसी बॉडी को एक्स एक्सिस के अलोंग ले जाना है या एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट करना है
तो उसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस चेंज होगा और हमें फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस ही लगानी पड़ेगी। मतलब ए हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन नॉट स्टार्ट द वर्टिकल मोशन, ए वर्टिकल फोर्स कैन नॉट स्टार्ट द आउटवर्ड मोशन। वर्टिकल फोर्स तो वर्टिकल मोशन ही स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है। 50 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉडी पे लगाई जिस बॉडी का मास है 5 kg। सो व्हाट इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी? द वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विल बी 0 बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन प्रोड्यूस ओनली द horizontal acceleration. The vertical force can produce only the vertical acceleration. So in this situation ax तो ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ay जो है दैट विल बी 0, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स को एंगल पे लगाया जाए, जैसे ये एक बॉडी है, सेम बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg और अब हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, बट दिस 10 न्यूटन फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 30 degree with x-axis. So tell me now what is ax and what is ay? अगर ये मेरे पास फोर्स है, ax क्या होता है यहां से देखिए, ax होता है fx by m, ax is equal to fx by m। ये मैं f का मैग्नीट्यूड है, मैं इसको f लिख लेता हूं, मैग्नीट्यूड इज 10। इस 10 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा बेटा उसे बोलते हैं x कंपोनेंट, दैट वुड बी x cos 30, है ना। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा cos कंपोनेंट होता है। तो f cos, f कितना दिया हुआ है 10, cos 30 होता है, 30 कितना हो गया cos 30, 10 into root 3 by 2, it is 5 root 3। so what is fx? it is 5 root 3 divided by m। what is m? मास गिवन है 5, so it is root 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज ए वाई? यहां पर आपके पास ए वाई जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का अगर यहाँ कंपोनेंट एफ एक्स है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी तो होगा एफ वाई, विच विल बी एफ साइन 30। सो व्हाट इज एफ वाई? टेन इंटू 1/2 इक्वल टू 5 न्यूटन। सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है, मास दिया है 5, इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी आ गई, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी आ गई। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है ऐसे, वर्टिकल एक्सेलरेशन ये है। तो अगर आपको नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले, बॉडी जाएगी किस तरफ, ना तो इधर जा रही है ना इधर, द बॉडी विल गो लाइक दिस, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो वो कितनी होगी नेट एक्सेलरेशन? स्क्वायर रूट ऑफ दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, it is equal to square root of ax square, that is root 3 square, ay square, that is 1 square, so that is equal to 2। कैसे आएगा 2? कैन यू मेक एन आइडिया, कैन यू मेक ए गेस, ये 2 कैसे आया? 4, ये आ गया 3 + 1 4 रूट आ गया। क्या हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे? यस, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, क्योंकि हमें देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया था 10, मास कितना दिया था 5, तो एक्सेलरेशन तो 10/5 होगी। लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चलेगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पता चलेगा आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और इंडिविजुअली अगर आपको इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं, दिस इज द मेथड, ठीक है। मतलब जो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है उसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा, जो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है उसमें वाई कंपोनेंट ही आएगा फोर्स का, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस सिंपली इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Then we study about a physical quantity, another one, जैसे हमने कल मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम is the quantity of motion contained in a body. Now we have another physical quantity which is called as impulse. Impulse
इम्पल्स बेसिकली इफेक्ट है, इट इज द इफेक्ट ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स। किसी इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को इम्पल्स बोलते हैं। व्हाट इज एन इम्पल्सिव फोर्स? एन इम्पल्सिव फोर्स is a force which acts on a body for a very short time. impulsive force वो force होती है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे जैसे एक बॉल को हिट करते हैं बैट के साथ, तो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट होगा वो कांटेक्ट कोई परमानेंट कांटेक्ट नहीं है, इट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। या अगर वुड में हमने कभी नेल लगाना है, जैसे यहीं पे मेरे को एक नेल लगाना है, नेल इंसर्ट करना है, आई पुट द नेल हेयर एंड उसको हैमर के साथ हिट करेंगे। जब उसको हम हैमर के साथ हिट करेंगे तो हैमर का और नेल का जो कांटेक्ट होगा वो बड़े थोड़े से टाइम के लिए होगा। ऐसी फोर्सेस जो बड़े थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। बट उस थोड़े से टाइम में फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा ज्यादा होता है, द फोर्स इज वेरी हाई, दैट इज वाई वो वुड के अंदर नेल इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नेल पकड़ के उसको प्रेस करने लगोगे वो नहीं जाएगा क्योंकि हम उतनी फोर्स नहीं लगा पा रहे। ठीक है, तो उस इंपल्सिव फोर्स का जो इफेक्ट है उसे हम इंपल्स बोलते हैं। एंड हाउ वी डिफाइन इट मैथमेटिकली, ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जनरली हम इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। impulse is represented by the letter J and is defined as the product of force and time. कौन सा टाइम? and the short time, वो short duration for which the force acts. Impulse is the product of force and the short time for which the force acts on the body. Therefore, mathematically, J is equal to F delta T. What is F? It is the force and delta T हम generally delta T या dt भी लिखते हैं. You can also write F. J is equal to F dt. What is delta T? It is the short time for which the force acts and the force is F. The SI unit of impulse is Newton into second. और अगर आप इसको कंपेयर करो ना इम्पल्स के साथ, इसके साथ मोमेंटम के साथ, तो मोमेंटम का भी यही बनता है। आपको कल बताया था न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आ गया देखो, न्यूटन इज एक्चुअली फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू सेकेंड, सो इट बिकम्स केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। और अगर आप डायमेंशंस भी देखो, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखें आप, इट वुड बी फोर्स इनटू टाइम। सो फोर्स के लिए आई राइट m1 l1 t minus 2 इनटू टाइम के लिए t1, इट बिकम्स m1 l1 t minus 1. So this is also same as momentum. So impulse and momentum have similar dimensions. Therefore, impulse and momentum have similar dimensions, not only dimensions, units and dimensions. ठीक है, and that is why we have a
very important relation. We have a very important mathematical relation between them. It is called as impulse momentum theorem. There is a theorem called as impulse momentum theorem. मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले ही. Impulse is equal to change in momentum. The statement of the theorem is that the impulse acting on a body is equal to change in momentum of the body. देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इसका प्रूफ है सिंपल सा. न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली F इक्वल्स टू dp by dt. ठीक है, वी कैन राइट dp इक्वल्स टू F dt. So when we write dp equals to F dt and इसको हम इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बट जब हम इंटीग्रेट करेंगे we'll use the proper limits. Within proper limits में ऐसे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल टू F dt. अब प्रॉपर लिमिट्स का देखो क्या मतलब है. यहाँ dp dt है तो टाइम की बात कर लेता हूँ. मान लो पहले इनिशियल टाइम t1 ले लिया, फाइनली टाइम इज t2. dp है तो यहाँ में इनिशियल मोमेंटम p1 और फाइनल मोमेंटम p2. जब जब फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा. या रिवर्स तरीके से ऐसे बोल सकते हो, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स लग रही होगी. बिना फोर्स लगाए मोमेंटम चेंज नहीं होता. सो ये जैसे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, that integration of 1 with respect to x is x. या लिखे integration of dx is x. तो integration of 1 with respect to x अगर x आया तो dp की इंटीग्रेशन तो p आ गई. p1 to p2 it is equal to f को बाहर रखो, ये t आ गया from t1 to t2. Then when you substitute these limits, you write p2 minus p1 equals to f into T2 minus T1. बेटा ये जो P2 minus P1 है, this is delta P and T2 minus T1 is delta T. ठीक है, डेल्टा P क्या आ गया? F डेल्टा T. लेकिन F डेल्टा T तो इम्पल्स होता है, यही पढ़ा हमने अभी. बट F डेल्टा T इज इम्पल्स. Therefore, delta P is equal to impulse. और यही स्टेटमेंट थी. Delta P is change in momentum. And it is equal to impulse. Change in momentum equals to impulse. This is called as impulse momentum theorem. बेटा अगर ग्राफिकली समझे इसको हम, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, टाइम और फोर्स के बीच में सपोज आई वांट टू मेक ए ग्राफ. सो ये ग्राफ ऐसा होगा कुछ ऐसा. क्यों? क्योंकि बड़े थोड़े से टाइम में ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाता है और फिर कम भी हो जाता है. जैसे हैमर के साथ हिट किया हमने नेल को, तो हैमर और नेल का जो कांटेक्ट है वो बड़े थोड़े से टाइम के लिए, यही वो डेल्टा टी है.
इसी डेल्टा टी में क्या हुआ, फोर्स बढ़ भी गई और फिर कम भी हो गई, तो हम जो ये एफ डेल्टा टी में एफ लेते हैं ना, दिस इज एक्चुअली द एवरेज फोर्स। ठीक है, मान लो मैं एवरेज फोर्स यहाँ कहीं ले लूं, ये एफ ले लिया मैंने, कोई एक वैल्यू ले ली, और ये डेल्टा टी है, तो यू कैन सी व्हाट दिस एफ डेल्टा टी विल बिकम, इट बिकम्स एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन एफ डेल्टा टी तो इम्पल्स होता है ना, ये वाला एरिया क्या बना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या लेनी है, इधर तो फोर्स है, तो मैंने एवरेज ले ली फोर्स, और डेल्टा टी इज द टाइम, सो एफ डेल्टा टी इज इम्पल्स, बट ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली दैट एफ डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स दिस एरिया। सो बेटा एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, देयरफॉर ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, एरिया अंडर force time graph represents impulse, और चेंज इन मोमेंटम भी उसी को बोलते हैं। फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, द एरिया अंडर दैट ग्राफ विल रिप्रेजेंट impulse. This theorem is called as impulse momentum theorem, कि impulse जो है that is change in momentum। तो अगर कभी change in momentum फाइंड करना है तो वो impulse फाइंड करके भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस impulse momentum theorem पे बेस बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बेटा, इस पे बेस्ड देखो, F डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P, dt लिखो, dp लिखो, या डेल्टा T डेल्टा P लिखो, डजंट मैटर, F डेल्टा T इज डेल्टा P। अगर बेटा मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, थोड़ी देर बाद रुक गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मान लो 2 सेकंड बाद 0 हो गई। दूसरी बॉडी है, सेम मास है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन वो 5 सेकंड के बाद रुकी। ठीक है, एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 2 सेकंड बाद रुक गई, दूसरी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड बाद रुक गई, तो किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ, बोलो अभिनंदा, किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ? दोनों का मोमेंटम बराबर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी में चेंज बराबर हुई। मैंने ये नहीं पूछा कि किसका मोमेंटम जल्दी चेंज हुआ, सी द डिफरेंस। अगर मैं बोलता किसका मोमेंटम जल्दी चेंज हुआ तो आपने बोलना था इसका, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो 2 सेकंड बाद 0 हो गई, इसकी तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो चेंज होना नहीं है, तो मोमेंटम में चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज, तो किसका मोमेंटम जल्दी चेंज हुआ, जो 2 सेकंड में 0 हो गई, और ये तो 5 सेकंड बाद 0 हुई है, लेकिन चेंज बराबर है। समझ में आ रहा है? दोनों की वेलोसिटी बराबर, पहले भी बराबर थी, बाद में भी बराबर है, बट इसकी थोड़ी ज्यादा देर बाद है। तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा पी कांस्टेंट हो गया। इफ डेल्टा पी इज कांस्टेंट, देन एफ इंटू डेल्टा टी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि बेटा ये जो एफ इंटू डेल्टा टी है यही तो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब जहां टाइम कम लगेगा वहां फोर्स ज्यादा लगी होगी। अगर एक बॉडी 10 से 0 हो गई है उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड बाद, और दूसरे की 5 सेकंड बाद हुई है, तो इसका मतलब जिसको 2 सेकंड में हमने रोका ना, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई होगी। ठीक है, if the change in momentum is constant, then force is inversely proportional to time. See, when a cricketer catches a ball, ठीक है, आप आजकल आईपीएल भी देख रहे होंगे, मैंने एक मैच नहीं देखा अभी तक, एक बॉल भी नहीं, तो वो क्रिकेटर क्या करता है, जब उसके पास बॉल आता है तो वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है थोड़ा, वो पीछे खींच के पता है क्या कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है।
यही रोक लेता या पीछे खींच के रोका, तो यही रोक लेता तो वो तो डेल्टा टी बड़ा ही कम होता। जब डेल्टा टी कम होगा, रुकना बॉल ने, देखो बॉल को रोकना ही है, यहाँ रोके या यहाँ रोके, दैट डजंट मैटर कि कहाँ रोका, क्योंकि उसने तो बॉल को जमीन पे नहीं गिरने देना है। तो अगर यहाँ पकड़ा और यहीं रोक लिया, ठीक है, तो टाइम बड़ा कम, उसको बड़ी जल्दी रुक गया, तो फोर्स ज्यादा लगेगी, हाथ में इंजरी भी हो सकती है। इसलिए वो क्या करता है, बॉल को पकड़ के ना पीछे खींचता है, एंड इस पीछे खींचने के प्रोसेस में ही इंक्रीजेस द टाइम। सो व्हेन ही इंक्रीजेस द टाइम, ऑटोमेटिकली द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिक्रीज्ड। ठीक है, या इसकी और बड़ी सारी एग्जांपल्स, यू कैन फाइंड मोर एग्जांपल्स। अगर हम किसी कंक्रीट फ्लोर के ऊपर जंप करते हैं, पक्के फर्श के ऊपर जंप करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी एकदम से रेस्ट में आ जाती है, टाइम कम लगेगा, फोर्स ज्यादा, हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, द बोन कैन ब्रेक, लेग बोन्स। लेकिन अगर हम किसी सैंड के एक ढेर के ऊपर जंप करें, तो क्या होगा, उतनी हाइट से जंप किया, वी रिमेन सेफ, डोंट ट्राई, बट वी कैन रिमेन सेफ, क्योंकि उसमें बॉडी को रेस्ट में आने में टाइम लगेगा, और जब बॉडी को रेस्ट में आने में टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी और भी काफी सारी एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हैं। जहां जहां हमें फोर्स के इफेक्ट को बढ़ाना है, वहां टाइम कम लगाते हैं, और जब फोर्स के इफेक्ट को कम करना है तो टाइम बढ़ाता है। जैसे गाड़ियों में क्या होता है, सीट और टायर के बीच में, व्हीकल में भी या फिर मोटरसाइकिल होगा उसमें भी, किसी भी व्हीकल में देयर आर स्प्रिंग्स। उन स्प्रिंग्स को बोलते हैं शॉकर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स। वो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, देखो, व्हेन देयर इज अ सडन जंप, ठीक है, एकदम से गाड़ी ऊपर और फिर नीचे, तो अगर मान लो वहां सपोर्ट के लिए एक रॉड लगाई होती, ठीक है, सीट को सपोर्ट दिया होता विद द हेल्प ऑफ ए रॉड इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग, तो रॉड के थ्रू क्या होता, फोर्स एकदम से ट्रांसमिट होकर ऊपर आती। जब फोर्स एकदम से ऊपर आती तो उसका इफेक्ट ज्यादा लगता, एंड दैट इज व्हाई कुछ फोर्स के कारण हो सकता है किसी को बैकबोन प्रॉब्लम हो जाती या कुछ हड्डी टूट जाती है उसकी रोज की। सो द इंजीनियर्स डेवलप्ड ए टेक्निक कि लेट अस हैव ए स्प्रिंग हियर, सपोर्ट मिल गई, एंड फोर्स को यहां आने में टाइम लगेगा, आप घूम घूम के आएगी ऐसे फोर्स, और जब फोर्स को ज्यादा आने में टाइम लगेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। फोर्स को यहां से यहां अगर डायरेक्ट पाथ मिल गया कोई, तो वो तो जल्दी से आ गई, जल्दी से आ गई तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, टाइम कम, फोर्स ज्यादा। और जब वो धीरे धीरे आएगी, तो धीरे धीरे आने से क्या होगा, धीरे धीरे आने से टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का इफेक्ट तो स्लो। जब भी फोर्स के इफेक्ट को कम करना है तो प्रोसेस को स्लो कर देंगे, ऐसे समझ लो। और जब फोर्स के इफेक्ट को बढ़ाना है, वी वांट की फोर्स बड़ी ज्यादा लगे, तो फटाफट लगा दो। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स क्विकली, इट इज मोर। ठीक है, दूसरे बेटा न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं। सपोज ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और इस वॉल के ऊपर एक बॉल जिसका मास m है, u स्पीड के साथ आया, इस दीवार को टकराया और अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, देयर इज नो चेंज इन इट्स स्पीड, बॉल हिट्स द वॉल एंड इज रिट्रेस्ड बैक, लाइक वापिस आ गया। सो इन दिस प्रोसेस द बॉल डेफिनेटली हैज अप्लाइड फोर्स ऑन द वॉल। सो जब इस बॉल के कारण वॉल पे फोर्स लगी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, या अगर ये बॉल और वॉल का जो कांटेक्ट है वो डेल्टा टी टाइम के लिए है, तो फोर्स कितनी लगी। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो या फोर्स फाइंड करो। पहले देखिए व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज m into u। सिंस यहां से टकरा के वापस आ गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू माइनस mu। ठीक है, मान लो मैं इसको बोल देता हूं pi और इसको बोल देता हूं pf। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो माइनस mu इक्वल टू माइनस 2mu।
ठीक है। एफ क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 2mu, सो दिस विल बी 2mu डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mu, और अगर आपको फोर्स फाइंड करनी है 2mu बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको कर लीजिए। एक और दे रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, ये आप मेरे को कल चेक करवाएंगे। इस बार क्या है, ये बॉल तो ऐसी है लेकिन बॉल ऐसे आके ऐसे आ गया। ठीक है, जितना एंगल ये पहले बना रहा था उतना ही बाद में बनाया। जितनी स्पीड इसकी यहां थी उसकी इधर भी उतनी ही स्पीड है। द ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। तो इसमें आपने क्या बताना है कि डेल्टा पी जो है वो कितना होगा, और यहां पर भी अगर डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट है तो एफ कितना होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।